हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं अपनी आगे की सीरीज़ अपने आगे शुरू करते हैं। तो अपना आज का टॉपिक रहेगा आरएनए संसार। अब अपन आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में। तो आज का टॉपिक है अपना आरएनए संसार। अब देखो, अब पहला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा था, अगर ऐसा क्वेश्चन, तो इसमें अपन को एनसीईआरटी ने पहली लाइन लिख रखी है कि आरएनए क्या है, पहला अनुवांशिक पदार्थ था। आरएनए पहला आनुवंशिक पदार्थ था, अनुवांशिक पदार्थ था। ये चीज़ अपन जानते हैं, मैंने आप लोगों को बता भी रखी है कि डीएनए का निर्माण आरएनए से ही हुआ है। लेकिन अब देखो, आरएनए पहला आनुवंशिक पदार्थ था। क्यों था? क्योंकि है ना, डीएनए के मतलब जीवन के जितने भी आवश्यक प्रक्रम थे ना, मतलब इसको आनुवंशिक पदार्थ, पहला आनुवंशिक पदार्थ क्यों बोला जाता है, उसका रीज़न है कि जीवन के जितने भी आवश्यक प्रक्रम थे ना, आवश्यक प्रक्रम जैसे हो गए उपापचयी क्रियाएं जो अपने शरीर के अंदर होती है वो, और स्थानांतरण, अपने शरीर के अंदर ऊर्जा का, एटीपी का स्थानांतरण जो होता है ना, वो स्थानांतरण ये करता है प्रोटीन वगैरह का, सारे का आरएनए अपन जानते हैं। और संबंधन, अंदर कोशिकाओं का रिलेशन भी यही करता है। ऐसे जो प्रोसीजर होते हैं ना, वो सब किसके द्वारा संपन्न होते हैं? ये सारे आरएनए के द्वारा ही संपन्न होते हैं। किसके द्वारा? आरएनए के द्वारा ही संपन्न होते हैं। इसलिए आरएनए को क्या बोला जाता है? आनुवांशिक पदार्थ बोला जाता है। अब सवाल ये उठता है अपने यहाँ पे कि ठीक है सर, कि आरएनए को पहला आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता था, अभी डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ, मेन रोल डीएनए को क्यों दिया जाता है? उसका रीज़न क्या है कि भाई आनुवांशिक पहला पदार्थ था, इसका मेन रीज़न क्या है कि इसको मेन मतलब मुख्य आनुवांशिक पदार्थ नहीं बोला जाता है। इसका रीज़न है कि एक तो ये क्या होता है, आरएनए जो होता है ना, बहुत जल्दी शीघ्र क्या कर लेता है, म्यूटेशन करता है भाई, बहुत जल्दी अपने अंदर चेंजेस। अब मतलब इसके अंदर क्या होगा, स्थायित्व की कमी हो जाएगी, स्थायित्व कम होगा इसका, है ना। और जेनेटिक पदार्थ भाई जो स्थायी नहीं होगा तो वो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ले जाएगा? तो स्थायित्व इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है वो, और म्यूटेशन बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी अपने जो कूट होते हैं ना, अपने जो आनुवंशिक कूट होते हैं उसमें चेंजेस कर लेता है ये, है ना। अब एनसीईआरटी में आगे एक और बता रखी है कि जो ये आरएनए होता है, आरएनए उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है, आरएनए उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है भाई, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। अब उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है, और दूसरा पॉइंट क्या है, ये अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये क्या होता है, अस्थायी होता है बेटा। और अब डीएनए बना किससे? अब सर सवाल ये आता है कि डीएनए किससे बना है? अब डीएनए का किससे क्या हुआ? अब जब आरएनए था, आरएनए का रासायनिक रूपांतरण, आरएनए के अंदर रासायनिक रूपांतरण हुआ, और रासायनिक रूपांतरण होके क्या बन गया, डीएनए बन गया। अब रासायनिक रूपांतरण कैसे होगा सही? अपन देखो, अपन क्या जानते हैं कि भाई आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसका क्या नाम क्या है, इसके अंदर कौन सी शर्करा होती है, पेंटोस शर्करा होती है, 5 कार्बन होते हैं यहाँ पे। अब इसके जो दूसरा कार्बन होता है ना, दूसरा कार्बन का ऑक्सीजन क्या हो जाता है, जिससे गायब हो जाता है ना, ये ऑक्सीजन लॉस कर देता है, तो फिर डीएनए का निर्माण हो जाता है। क्योंकि डीएनए का पूरा नाम क्या है, देखो, डीऑक्सी, यहाँ से शुरू होता है, डीऑक्सी। अब डीऑक्सी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना। तो देखो, आरएनए का रासायनिक रूपांतरण हुआ यहाँ पे। रासायनिक रूपांतरण कैसे हुआ है कि एक ऑक्सीजन उसमें से रिमूव हो गया उसके स्ट्रक्चर में, तो जिससे किसका निर्माण हुआ, डीएनए का निर्माण हुआ। तो एक पॉइंट अपन यहाँ पे बोल देंगे कि आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से क्या बनता है, रूपांतरण से डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया। अब इसलिए अब देखो, अब डीएनए, अब देखो 2 पॉइंट है अपने पास, एक तो आरएनए है, एक डीएनए है। अपन जानते हैं दोनों में से सबसे ज़्यादा स्थायी कौन है, ये है। इसका रीज़न क्या है स्थायी होने का? क्योंकि देखो ये क्या है, अपन ने अभी पढ़ा है कि ये अस्थायी है। अब ठीक है, अब किसी भी अस्थायी चीज़ से कोई चीज़ मतलब अस्थायी चीज़ से एक ऑक्सीजन हट रही है, तो नया जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपने आप में स्थायी होगा। ये साइंस का रूल है, केमिस्ट्री का भी रूल है। तो डीएनए अपने आप में यहाँ पे क्या हो जाता है, स्थायी पॉइंट हो जाता है। ये बातें समझ में आई आरएनए संसार के बारे में। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, रीज़न दे देना। यहाँ पे जितने भी अपन ने पढ़े हैं, मोटे मोटे नोट्स में अपन ने लिख ही रखे हैं। ठीक है, चलो अब आगे आता है अपने प्रतिकृतिकरण। आगे आता है भाई प्रतिकृतिकरण।
करण, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्रतिकृतिकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रेप्लिकेशन, ठीक है। अब भाई अब अपन जानते अब प्रतिकृतिकरण कहते किसे हैं भाई? पहला पॉइंट ये आता है अपने पास कि सर प्रतिकृतिकरण होता क्या है, प्रतिकृतिकरण कहते किसे हैं, ठीक है। अब प्रतिकृतिकरण डीएनए से स्वयं डीएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? डीएनए से डीएनए का बनना प्रतिकृतिकरण कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। अब सर डीएनए से डीएनए बनता कैसे है? ये अच्छा सवाल है। अब तो मतलब अब अपन ने पढ़ के आए थे ऊपर कि वॉटसन था, ठीक है, और एक कौन था? क्रिक था, ठीक है। वॉटसन था, क्रिक था। अब वॉटसन क्रिक था ना, अब वॉटसन क्रिक ने क्या दिया था? डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया था, डीएनए का डबल स्टैंडर्ड या द्विकुंडलित मॉडल दिया था। ये अपन ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब तो जेन्युइन सी बात है कि प्रतिकृतिकरण के बारे में कि डीएनए का निर्माण किससे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीज़ भी किसने बताई थी? इन लोगों ने ही बताई थी। तो अब देखो, अब तो एक और सवाल आ जाता है कि प्रतिकृतिकरण एक योजना थी। ये प्रतिकृतिकरण की योजना अब किसने प्रतिपादित करी? प्रतिकृतिकरण की योजना वॉटसन और क्रिक ने प्रतिपादित की थी। मतलब ये योजना किसने दी थी? सवाल आया किसने दी थी? तो ये योजना किसने दी थी बेटा? वॉटसन और क्रिक ने ही दी थी ये योजना भी, ठीक है। अच्छा सवाल आ जाए। अब इनने ना एक कथन दिया था, मतलब प्रतिकृतिकरण दिया था ना, तो प्रतिकृतिकरण के लिए इन्होंने कथन दिया था, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इन्होंने क्या प्रतिकृतिकरण दिया था कि विशिष्ट युग्मन की जानकारी के बाद आनुवांशिक पदार्थ के नए रूप पर निर्माण की प्रक्रिया के बारे में तत्काल प्रतिपादन करने से बचा नहीं जा सकता। मतलब ये तो इनकी ऑथेंटिक लाइन थी जो इन्होंने बोला था। कहने का मतलब अपने ये है कि जैसे मैं डायग्राम लेता हूँ एक, ठीक है। अभी मैं एक डायग्राम लेता हूँ, ये रहा अपना डायग्राम, डीएनए प्रतिकृतिकरण का डायग्राम। चलो ये अपने पास एनसीईआरटी के डायग्राम आ गया। अब देखो ये डीएनए अपने पास, ठीक है, ये डीएनए है यहाँ पे, ये चलो ये डीएनए है, ठीक है। अब डीएनए से डीएनए का निर्माण कैसे हो रहा है? अगर डीएनए के अंदर क्या होता है? डबल रज्जुक होते हैं, एक रज्जुकी हो गया, दूसरा रज्जुकी हो गया। अब ये रज्जुक है ना, आगे जाके अब एक रज्जुक होता है ना, वो यहाँ से इसे पृथक हो जाता है, दूसरा रज्जुक होता है वो यहाँ से अलग हो जाता है, ठीक है। अब ये अलग हो जाते हैं, अलग होने के बाद में यहाँ से फिर एक और दूसरा नया रज्जुक बन जाता है, टेम्पलेट वाला नया रज्जुक बन जाता है। इस तरीके से नए डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो हो रहा है ना भाई, देखो ये डीएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है। अब डीएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है, उसे क्या बोल रहे हैं अपन? प्रतिकृतिकरण बोल रहे हैं, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? प्रतिकृतिकरण बोला जाता है। अब देखना, अब जो ये डीएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है ना, अब इसमें एक और पॉइंट एनसीईआरटी में आता है जहाँ से क्वेश्चन बनता है कि डीएनए से डीएनए मैं पूरा एक बार और बता देता हूँ आपको कि दोनों रज्जुक होते हैं ना, वो अलग अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं। अब देखना, ये दो रज्जुक है, डीएनए के दोनों रज्जुक अलग होकर डीएनए के, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के, डीएनए के दोनों रज्जुक अलग होकर टेम्पलेट का निर्माण करते हैं, टेम्पलेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब डीएनए है, ये डीएनए, अब देखो ये रज्जुक है, ये रज्जुक है, ये ए रज्जुक है, ये बी रज्जुक, दोनों अलग हो गए ना। अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला जो बन रहा है, ये क्या कर रहा है? एक टेम्पलेट का निर्माण कर रहा है। अलग हो गए, देखो ये अलग टेम्पलेट बन गया, इधर अलग टेम्पलेट बन गया, दोनों तरफ क्या हो जाएगा? अलग अलग टेम्पलेट बन जाएगा, ठीक है। अब वो टेम्पलेट आगे जाके क्या करेगा? नया, उसके टेम्पलेट से एक और रज्जु बन जाएगा और नया डीएनए का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, निर्माण करते हैं, टेम्पलेट का निर्माण करते हैं। अब ये टेम्पलेट है ना, ये टेम्पलेट नए पूरक रज्जुक का निर्माण कर लेता है, नए पूरक रज्जुक का
निर्माण कर लेता है आगे जाके। ये वाला देखो, ये जो पर्पल कलर में दिख रखा है ना, ऐसे नए पूरक रज्जु का, पूरक क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि देखो ये 5 डैश और 3 डैश पूरक का निर्माण करेगा ये, ठीक है, क्योंकि ये 5 डैश रहेगा, ठीक है, इस वजह से इसका निर्माण करेगा ये। अब चलो आगे देखते हैं अपन आगे क्या होता है। अब देखो जैसे मैंने ये डीएनए लिया, ये वाला जो डीएनए इसको उठा के मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये एक। अब ये 5 डैश रहेगी तो ये 3 डैश रहेगी, ये 3 डैश रहेगी तो ये 5 डैश रहेगी। अब देखना ये वाली मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखना एक तो क्या है, ये तो बिल्कुल पैतृक की तरह है, पैतृक की तरह है। एक रज्जु तो ऊपर नया पिता वाला ही आ रहा है, पैतृक वाला जो पेरेंट्स वाला ही आ रहा है पैतृक। अब ये वाला इसको अपन नया डॉटर बोल सकते हैं, डॉटर रज्जु किसको अपन बोल सकते हैं। अब ये पैतृक की तरह ही होता है, लेकिन नीचे वाला क्या होता है, डॉटर रज्जु की तरह होता है। अब ये डॉटर रज्जु की तरह होता है ना, इसे क्या बोलते हैं बेटा, ये डॉटर रज्जु की तरह होता है ना, तो नई निर्मित लड़ी बोल देते हैं, मतलब इसको क्या बोल देते हैं, डॉटर की तरह, मतलब नया रज्जु, क्या नई रज्जु बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब ये देखो इसमें तो पिता के गुण आ रहे हैं, लेकिन ये नया बन रहा है, ठीक है। तो अब इस योजना को क्या बोला जाता है, इस योजना को बोला जाता है अर्ध संरक्षी कहलाती है। डीएनए की यह प्रकृति, यहाँ पे देखना, डीएनए की यह प्रकृति, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है शायद, अर्ध संरक्षी, या इसको एक और नाम क्या है, सेमी कंजर्वेटिव कहलाती है। अब डीएनए की ये प्रकृति क्या कहलाती है, अर्ध संरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव कहलाती है, ये वाली। अब देख लो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है। सेमी कंजर, अब से अर्ध संरक्षी को, अर्ध संरक्षी का मतलब होता है आधा संरक्षित कर रहा है इसको, आधा संरक्षित कर रहा है इसको। अब आधा संरक्षण कर रहा है मतलब देखो ये वाला जो था ना, ये देखो सॉरी, ये वाला जो था ना, अब ये पिता का ही आ रहा है, ये वाला जो है ना ये पिता का ही आ रहा है, तो आधा तो संरक्षण कर रहा है, आधे तो लक्षण पिता वाली लड़ी से आ रहे, तो आधा संरक्षण होना है। तो इस योजना को क्या बोला जाता है, डीएनए की यह प्रकृति अर्ध संरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव कहलाती है, ठीक है। अब ये पॉइंट भी क्लियर हो। अब देखो, अब डीएनए की प्रतिकृतिकरण तो इन्होंने बता दी, किसने बता दी, वॉटसन और क्रिक ने बता दी। लेकिन साइंस क्या होती है, अपने आप में प्रमाण मांगती है, हर चीज़ों का साइंस क्या मांगती है, प्रमाण मांगती है। तो अब इसके भी क्या, इसका भी प्रमाण मांग लिया भाई वैज्ञानिकों ने, क्या इसका भी प्रमाण मांग लिया कि भाई आप लोगों ने बता तो दिया डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, लेकिन आपको इसका प्रमाण बताना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका प्रमाण बताना पड़ेगा, तो इसका प्रमाण बताने के लिए अपन अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रायोगिक प्रमाण, प्रायोगिक प्रमाण। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पहला प्रायोगिक प्रमाण मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला प्रयोग आता है अपने यहाँ पे पहला प्रयोग आता है मेसेल्सन एवं स्टाल का प्रयोग, जिसे क्या बोला जाता है, मेसेल्सन एवं स्टाल का प्रयोग। ये मेरे लेबर सेशन में पूछ गया था भाई, 8 तारीख को मैं आप लोगों को पढ़ाया गया था, 10 तारीख को पेपर में आ गया था स्टाल का प्रयोग, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। अब ये प्रयोग इन्होंने दिया कब था, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है, ये प्रयोग इन्होंने 1958 में दिया था, मेसेल्सन एवं स्टाल ने दिया था, ठीक है। अब इन्होंने पहली चीज प्रमाण क्या दिया था, मेसेल्सन और स्टाल का प्रयोग था 1958 में। तो इन्होंने प्रमाण क्या दिया था, इन्होंने प्रमाण दिया था कि डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए आप लोग 2x पे कर लेना, इसको 2x पे देख लेना आराम से, रेप्लिकेशन का, डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव, सेमी, नोट्स आप लोगों के लिए पास है सही, तो नोट्स खोल के बैठना सामने और पढ़ते रहना इस चीज़ों को। सेमी कंजर्वेटिव मतलब डीएनए रेप्लिकेशन की जो अर्ध संरक्षित प्रकृति थी, सेमी कंजर्वेटिव प्रकृति का प्रायोगिक प्रमाण दिया था इन्होंने। क्या किया था, तो पहला क्वेश्चन ही यहाँ से बन रहा था, प्रायोगिक प्रमाण दिया था।
अब देखो एमसीक्यू में सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से कि डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव प्रकृति का प्रायोगिक परिमाण किसने दिया था और कब दिया था। तो मेसेल्सन व स्टोल ने दिया था और कब दिया था, 1958 में दिया था। ठीक है, अब इन्होंने दूसरा सवाल, दूसरा टर्म क्या आता था। अब इन्होंने प्रयोग किया तो बायोलॉजी है, किसी ना किसी जीव को लिया ही होगा। तो इन्होंने जो जीव प्रयोग किया था ना, तो दूसरा पॉइंट है, इन्होंने जो जीव प्रयोग किया था ना, तो वो जीव कौन सा था, ई कोलाई जीवाणु। बहुत, मैं कह रहा हूँ 100% इम्पोर्टेंट, 100% इम्पोर्टेंट है ये। कौन सा जीवाणु प्रयोग किया इन्होंने, अब मेसेल्सन और निकोलसन ने कौन सा जीव प्रयुक्त किया है, तो ई कोलाई जीवाणु इन्होंने क्या किया था, प्रयुक्त किया था। ठीक है, अब इन्होंने ई कोलाई जीवाणु प्रयुक्त कर लिया, तो इन्होंने तकनीक कौन सी ली थी भाई, किसी ना किसी मेथड से तो किया होगा। तो इन्होंने कौन सी तकनीक ली थी, इन्होंने तकनीक ली थी भाई सीजियम क्लोराइड, CHCl, सीजियम क्लोराइड, इसको रट लेना, घनत्व प्रवणता, सीजियम एनसीईआरटी के अंदर ऐसी लिखी हुई है, मतलब सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण, ये वाली से, मतलब इसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको एक इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन बोला जाता है। तो भाई तकनीक कौन सी इस्तेमाल की थी इन्होंने, कि सीजियम क्लोराइड था, उसकी घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण, मतलब उसको जोड़, अपकेंद्रण समझते हो ना, जैसे वॉशिंग मशीन होती है, गोल गोल हिला लेती है, गोल गोल राउंड करते हैं, तो हेवी पार्टिकल्स जो होते हैं वो बॉटम में बैठ जाते हैं, वही सीजियम प्रवणता, सीजियम के साथ में इन्होंने उसको जीवाणु था ना, ई कोलाई जीवाणु, उसको घुमाया था, ये थी। अब देखो इन्होंने आइसोटोप्स लिए थे, इन आइसोटोप्स को हिंदी में बोलते हैं। इन्होंने समस्थानिक कौन कौन से प्रयोग किए इसमें, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, इन्होंने समस्थानिक प्रयोग किए थे भाई। ठीक है, तो अब एक समस्थानिक N14 यूज किया था इन्होंने, और दूसरा कौन सा किया था, N15 यूज किया था, है ना। ये घनत्व के आधार पर है, घनत्व के बेस पर इन्होंने लिए थे, घनत्व के बेस पे 2 समस्थानिक लिए थे इन्होंने, एक तो नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 समस्थानिक होते हैं। इसको इंग्लिश में आइसोटोप्स बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, अब N14 लिया, एक N15 लिया, N14 लिया, एक N15 लिया। अब इसमें से N14 था ना, वो हल्का वाला था, ठीक है, और N15 था ना, वो कौन सा था, भारी वाला था। 2 समस्थानिक लेते। तो यहाँ तक मैंने सेटअप कर दिया है तुम्हारे कि भाई प्रमाण क्या था, बता दिया, जीव प्रयुक्त तो कौन सा किया, तकनीक कौन सी यूज की, समस्थानिक कौन कौन से यूज किए। ये एक नंबर के यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब अपन आते हैं प्रयोग पे, फाइनली आकर के अपने प्रयोग पे आते हैं। तो मैं प्रयोग डायरेक्टली ऐड कर लेता हूँ। देखो ये एनसीईआरटी का ऐसा प्रयोग मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, ये रहा देखो। चलो भाई शुरू करते हैं। ये प्रयोग था, अब देखना भी। अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि भाई जो N14 डीएनए, मतलब ये देखो यहाँ पे N14 डीएनए लिया, मैं कलर दूसरा यूज़ कर लेता हूँ जो इसमें यूज़ नहीं हो रहा है ताकि तुम लोगों को दिख जाए। चलो ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि N14 डीएनए लिया, N14 डीएनए लिया, जिसको लाल कलर में दिखा रखा है यहाँ पे देखो, N14 डीएनए लिया। अब N14 डीएनए का क्या किया इन्होंने, अपकेंद्रण किया। अपकेंद्रण मतलब ऐसे राउंड 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 घुमाया। अब जैसे राउंड 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 घुमाया तो अब N15 जो था अपन ने देखा कि ये कौन सा आइसोटोप्स था, हेवी वाला था। जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप नीचे बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, अब ये जो था ना N14 दोनों लड़ियों की बात होगी। इसको N15 जो भारी था वो क्या कर गया, नीचे बैठ गया। N14 भारी था ना, वो नीचे बैठ गया। ये देखो यहाँ शो कर रखा है, इसको यहाँ पे भारी बैठ गया। अब इनने क्या किया, ये प्रक्रिया 20 मिनट तक ऐसी कैसी रहने दी। 20 मिनट के बाद जो चेंजेस हुए ना वो देखो यहाँ पे। अब 20 मिनट के बाद इन्होंने क्या किया, 20 मिनट के बाद PD फर्स्ट प्राप्त होती है। PD फर्स्ट में इनको क्या हुआ कि जो DNA था, ये DNA था, ये वाला DNA, अब उसमें एक रज्जुक तो इसे N14 का प्राप्त हो गया और एक रज्जुक किसको मिल गया, N14 DNA का मिल गया। तो देखो मिक्स बन गया ना, संक्रमित बोल सकते हैं या संकरण बोल सकते हैं इसको, जैसे मेंडल ने कराया था ना, है ना, मेंडल ने कराया था वैसा वाला संकरण बोल सकते हैं। सेम यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो दोनों जो प्राप्त हुआ ना 20 मिनट के बाद, दोनों कैसे थे, संकरित थे।
तो ये देखो ये यहाँ पे एक तो N14 है, एक N15 है, दोनों ये देखो नाम भी दे दिए यहाँ पे, दोनों ने क्या थे, संकरित प्राप्त हो गए थे। अब ठीक है, अब वापस से इस प्रक्रिया को इसने 20 मिनट तक और छोड़ दिया, 20 मिनट तक और ये प्रक्रिया प्राप्त हुई, तो इससे क्या होगी, PD सेकंड प्राप्त होगी। अब देखो PD सेकंड में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्योंकि N14 भी था, N15 भी था, दोनों थे, संकरित वाला था। अब संकरित 20 मिनट के बाद में क्या करेगा, एक तो सिंपल N14 बना लिया, एक N14 DNA बना लिया, जिसमें दोनों क्या थे, हरे हरे दिख रहे, दोनों जो रज्जुक थे ना N14 वाले थे, ठीक है। तो ये प्योर फॉर्म में है, ठीक है, प्योर फॉर्म में है। अब देखो दूसरा देखो, एक तो N DNA मिल गया, अब इसमें एक लड़ी तो कहीं की है 15 की है और एक लड़ी ने 14 की है, तो ये दोनों जो थे ना AB, ये दोनों इसे कौन सी अवस्था में प्राप्त हो गए, संकरित अवस्था में प्राप्त हो गया। लास्ट में कौन सा प्राप्त हो गया, देखो पूरा हरा है जो N14 प्राप्त हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया, सेकंड पीढ़ी में इसको क्या हो गया, N14 भी प्राप्त हो गया। एक तो पूरा हल्का प्राप्त हुआ, यहाँ पे याद रखना कि एक तो इसको एंड में क्या हुआ, पूरा हल्का प्राप्त हो गया, और एक कैसा हुआ, पूरा हेवी प्राप्त हो गया इन द एंड में। अब ये मेसेल्सन और स्टोल का प्रयोग है, ये NCERT में ऐसे का ऐसा ही दे रखा है, तो ये डायग्राम अपन को अच्छी तरीके से याद करना है। ये प्रयोग था उसका, मतलब प्रयोग क्या था, प्रतिकृतिकरण का प्रयोग था कि DNA से DNA का निर्माण हो कैसे रहा है। तो देखो यहाँ पे N14 था और DNA से नया DNA बन गया 15 और 14 वाला। अब आगे जाके इस DNA से नया DNA बनाना, तो ये हरी वाला थी, देखो यहाँ पे चला गया। अब एक रज्जु हरा वाला यहाँ पे चला गया ना, तो एक रज्जु जैसे अपन ने बताया था ना, एक पेत्रक वाला था, तो एक नया रज्जुक वहाँ पे बन रहा था। सेम यहाँ पे पेत्रक नया रज्जुक भी कैसा बन गया, N14 वाला ही बन गया। अब इसमें नया रज्जुक कैसा बन गया, N15 वाला बन गया, इसमें भी N15 वाला बन गया, और इसमें कैसा रहेगा, N14 वाला बन गया। तो ये DNA प्रतिकृतिकरण का क्या था, सत्यापन था। ये मेसेल्सन और इसका जो प्रयोग था ना, ये क्या था, जीवाणुओं के ऊपर इसका सत्यापन था। अब देखना, मैं इसका एक पॉइंट और आप लोगों को बताता हूँ। चलो इंसर्ट ए पेज। अब एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ, सॉरी मैंने ऊपर बता दिया, तो ये प्रयोग खत्म हो गया। यही था मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल का प्रयोग था, जो 1958 में दिया था। अगर क्वेश्चन आए तो सीधा सीधा यहीं से अपन को इसको कर देना है, ठीक है। चलो अब एक और प्रयोग आता है टेलर और उनके सहयोगियों का प्रयोग। किसका ये तो जीवाणु के ऊपर हो गया, तो भाई प्रयोग तो मानव के ऊपर भी करना पड़ेगा ना। तो मानव के ऊपर प्रयोग किसने किया, टेलर व उनके सहयोगियों ने किया। NCERT के अंदर लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, सहयोगियों ने ये प्रयोग किया। और ये प्रयोग भी कब किया था इन्होंने, 1958 के अंदर ही कर दिया था। ये प्रयोग भी कब कर दिया था इन्होंने, 1958 के अंदर ही कर दिया था। अब देखो पहली पॉइंट क्या, टेलर ने अपने प्रयोग किसके लिए किया, यूकैरियोट्स के लिए किया, यूकैरियोट्स पे किया। अपने प्रयोग किस पे किए इन्होंने, यूकैरियोट्स पे किया। यूकैरियोट्स में भी जैसे पादप हो गए, पादपों के ऊपर किए। अब इन्होंने क्या बताया कि यूकैरियोट्स में या पादपों में भी DNA प्रतिकृतिकरण क्या होता है, में भी DNA रेप्लिकेशन में भी DNA रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव वही अर्ध संरक्षित प्रकृति होती है। एक रज्जु के ऊपर से पेत्रक वाला आएगा, फिर वहीं से एक नया रज्जु बनेगा और एक नया DNA बन जाएगा, ठीक है। वही प्रक्रिया इसके अंदर भी होगी। अब इन्होंने अपने प्रयोग, इसका ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन, थोड़ा सा पढ़ेंगे। इन्होंने जिस पादप का उपयोग किया था ना, वो पादप कौन सा था, मैंने बताया भी था आपको, जिसको अपन लोकल में बोलते हैं सांगरी की सब्जी खाते हैं ना, वो बोलते हैं। लेकिन ये बुक के अंदर नहीं है, बुक के अंदर इसका बोटेनिकल नेम था, जिसको क्या बोला जाता है, विसिया फोबा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विसिया फोबा बोला जाता है। अब देखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सीधा नाम पूछेगा। टेलर और उनके सहयोगी ने अपने प्रयोग किसके ऊपर किए थे, तो विसिया फोबा के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। MCQ में सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, ठीक है। अब इसको हिंदी नाम क्या बोला जाता है, सेम पादप बोला जाता है। इसको कौन सा पादप बोला जाता है, सेम पादप। तो दोनों में से कोई सा भी नाम आएगा आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। सेम पादप बोला था। और इन्होंने जो तकनीक यूज़ करी थी वो कौन सी थी, ये भी है। इन्होंने जो तकनीक यूज़ करी थी ना, वो तकनीक यूज़ करी थी उन्होंने विकिरण सक्रिय, ये भी याद करनी है, विकिरण सक्रिय थायमिडीन। इन्होंने जो तकनीक यूज करी थी ना, वो कौन सी थी, विकिरण सक्रिय थायमिडीन। अब देखो, तो यहाँ से अपने तीन क्वेश्चन सिंपली बन रहे हैं।
3 क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं कि यूकेरियोटिक पादपों में डीएनए रेप्लिकेशन या मतलब डीएनए रेप्लिकेशन की अर्धसंरक्षी प्रकृति को किसने बताया था पादपों के अंदर? तो टेलर ने बताया था, 1958 में बताया था। दूसरा, इन्होंने अपने प्रयोग में कौन सा पादप यूज़ किया था? तो विसिया फोबा यूज़ किया था, जिसको अपन लोकल में सांगरी बोलते हैं, और इसको एक और नाम आएगा सेम पादप आ सकता है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें कि इन्होंने तकनीक कौन सी यूज़ करी थी? तो तकनीक कौन सी करी थी? विकिरण सक्रिय थाइमिडीन इन्होंने तकनीक यूज़ करी थी, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं 100% बोल रहा हूँ आप लोग को। यहाँ से पूरा निचोड़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अब ये तो पुष्टिकरण हो गया भाई, प्रमाण साबित हो गया डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसके 2 प्रमाण अपन ने देख लिए। अब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, क्रियाविधि होती कैसे है। तो अगला टॉपिक अपना आ रहा है डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रियाविधि, डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रियाविधि, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रियाविधि की डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रियाविधि होते कैसे हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं अपन इसको कल देखेंगे ना, कल वाली क्लास में। चलो ठीक है, बाय। पढ़ते रहना, 2x पे देख लेना, रिपीट कर लेना, नोट्स रख के इस वीडियो को देख लेना। बाय बाय।